ये आज हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं। रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिटेल में और कॉन्सेप्चुअली जिसको कॉन्सेप्ट बेस्ड करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, प्लीज़ वो मेरे साथ जुड़ना चाहिए। यूट्यूब पे खैर जाने दो, कमेंट नहीं करना चाहिए किसी बारे में। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्चुअली करेंगे जिस और इतना सिंपल लैंग्वेज में करेंगे कि हर किसी को समझ में आ जाए और एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए करंट अफेयर में। चलो तो टाइम वेस्ट करके बिना करके स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। देखो, सबसे पहले आज 29 नवंबर का करंट अफेयर है। 29 नवंबर 2020 का। अब इसमें सबसे पहली बात हम करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल इजराइल, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। मतलब इनको नॉमिनेट किया गया है, इनको नॉमिनेट किया गया है फॉर नोबेल पीस प्राइज 2021 के लिए। तो नोबेल पीस प्राइज 2021 के लिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनको नॉमिनेट किया गया है। अब हमें जानना है कि ये जो नोबेल पीस प्राइज है, ये नोबेल पीस प्राइज कौन देता है और क्यों दिया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन हमने जानना है कि जो इजराइल है, इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है और इजराइल की कैपिटल क्या है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। यानी कि 2021 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल जी को नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा। अब क्वेश्चन है कि नोबेल पीस प्राइज कौन देगा और क्यों देगा, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं कौन, और इजराइल की कैपिटल कौन है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है बेंजामिन 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 नेतान्याहू नेतान्याहू। तो प्राइम मिनिस्टर जो है इजराइल के, उनका नाम है बेंजामिन नेतान्याहू। और जो इजराइल है, इजराइल की कैपिटल जो है, आपको जो याद रखनी है वो है जेरूसलेम। JERU जेरूसलेम, SALEM, जेरूसलेम। तो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू और कैपिटल है जेरूसलेम। अब बात कर लेते हैं कि जो नोबेल पीस प्राइज है वो कौन देता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो भाई, जो नोबेल पीस प्राइज है ये दिया जाता है नॉर्वेगियन NORWAGIAN नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी। तो भाई, नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी नोबेल पीस प्राइज देती है। और ये जो नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी है, इसको अपॉइंट किया है नॉर्वेगियन पार्लियामेंट ने। नॉर्वेगियन पार्लियामेंट ने। इसका मतलब हो गया कि भाई, ये जो नोबेल पीस प्राइज है ये दिया जाता है एक कमेटी, जिस कमेटी का नाम है नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी। और ये जो नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी है, इट इज़ अपॉइंटेड बाय नॉर्वेगियन पार्लियामेंट। तो जो नॉर्वे है, आपने सुना होगा नॉर्वे,
नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्वेगियन पार्लियामेंट, इस नॉर्वे की पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसको बोलते हैं नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी। ये नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी क्या करती है, नोबेल पीस प्राइज देती है। अब दिया किस लिए जाता है, तो ये दिया जाता है टू प्रमोट फ्रेटर्निटी बिटवीन नेशंस, टू प्रमोट फ्रेटर्निटी बिटवीन नेशंस। तो जो फ्रेंडशिप, भाईचारा को प्रमोट करता है बिटवीन डिफरेंट नेशंस, सबको बोलता है कि प्यार से रहो, उस इंसान को नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। और नॉर्वे की जो कैपिटल है, नॉर्वे की जो कैपिटल है, नॉर्वे की, इसका नाम है ओस्लो, ओस्लो। ठीक है, तो नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी के द्वारा नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है इस 2021 के लिए। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को नॉमिनेट किया है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 27 नवंबर को हर साल इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे बनाया जाता है। तो याद रखना आपको, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन मनाया जाता है, 27 नवंबर को। और 2020 27 नवंबर को भी 11th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे बनाया गया। अब ये जो इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे है, जो 27 नवंबर को बनाया जाता है और 2020 को ये 11वीं में बनाया गया है, ये कौन बनाता है, तो ये बनाता है नोटो। ये किसके द्वारा बनाया जाता है, एक एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नोटो। अब पढ़ते हैं कि भाई ये नोटो क्या है। तो पहले तो आप इतना याद रखो, 27 नवंबर को हर साल इंडिया में इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे बनाया जाता है और 2020 में 11वीं बार ये बनाया गया है। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, नोटो के द्वारा। अब दो क्वेश्चन है, एक तो भाई नोटो क्या है, नोटो जानना है हमने, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। और एक हमने लीगल एस्पेक्ट भी जानना है कि क्या जो ह्यूमन अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं, कोई किडनी डोनेट करता है, मान लो कोई आंखें डोनेट करता है, तो जो आप अपने ऑर्गन डोनेट कर रहे हो, क्या ये इंडिया में लीगल है। तो ये दो क्वेश्चन हमने जानने हैं। तो भाई अगले पेज पे चलते हैं। तो देखो, नोटो की फुल फॉर्म है, नोटो की फुल फॉर्म है नेशनल ऑर्गन, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट, एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो की फुल फॉर्म है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नोटो है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये किसके अंदर आती है, ये नोटो आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर,
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जो नोटो है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है। सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल रेट है वो है अडल्ट किडनी ट्रांसप्लांट, अडल्ट किडनी ट्रांसप्लांट का। यानी इसका मतलब जो सक्सेस रेट है सबसे ज्यादा वो है अडल्ट किडनी ट्रांसप्लांट। अब क्वेश्चन है कि क्या ऑर्गन डोनेट करना क्या लीगल है इंडिया में? तो देखो, इंडिया में एक कानून बना हुआ है, उस कानून का नाम है THOA। इसका फुल फॉर्म है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट। तो THOA, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, ये एक्ट है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना इंडिया में जो ह्यूमन ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं वो लीगल है एज पर दिस एक्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994। तो ये आपको पर्टिकुलरली जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के जो न्यू इंजीनियर इन चीफ हैं, इंजीनियर इन चीफ, वो कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इंडियन आर्मी के न्यू इंजीनियर इन चीफ जो 2020 में अपॉइंट हुए हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। तो इंडियन आर्मी के न्यू इंजीनियर इन चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। और अब ये कब से अपना पद संभालेंगे? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह 1 दिसंबर 2020 से 1 दिसंबर 2020 से ये अपना पद संभालेंगे। ठीक है, तो इंडियन आर्मी के न्यू इंजीनियर इन चीफ 2020 में कौन अपॉइंट हुए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। अब जो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हैं इनके बारे में एक फैक्ट और याद कर लीजिए आप। ये जो हरपाल सिंह जी हैं ये अभी करंटली कौन सी पोस्ट पे हैं? तो हरपाल सिंह जी, जो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी हैं, अभी वो हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO। तो अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हैं वो कौन सी पोस्ट पे हैं? वो हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO की फुल फॉर्म है बॉर्डर, B से बॉर्डर तो सुना ही होगा ना आपने, R से रोड और O से ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बॉर्डर के पास रोड्स होती हैं, ठीक है, उन सबको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, वो सब BRO का काम होता है। तो जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO के
करंटली डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, जिनको न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी अपॉइंट किया गया है। क्लियर है? तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपका 4th क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं हम फैक्ट्स की फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका 4th फैक्ट, 4th है, एक कंट्री है सूडान। आपने सबने अगर नाम सुना हो तो SUDAN, सूडान। सूडान के जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी एक आदमी थे, वो पहले सूडान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनका नाम है सदीक, SADIQ, सदीक उल मेहदी। तो जो सदीक उल मेहदी हैं, ये सूडान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो कोरोना की वजह से इनका निधन हो गया है। कोरोना की वजह से ये पास अवे, इनका निधन यानी डेथ हो गई इनकी कोरोना की वजह से। सूडान, ठीक है, 80 साल से ऊपर थे। सूडान के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं सदीक उल मेहदी, कोरोना वायरस की वजह से डेथ हो गई। बस इतना ही आपको याद रखना है। एक फैक्ट और याद कर लो कि सूडान की कैपिटल क्या है। तो सूडान की कैपिटल है, सूडान की कैपिटल है, सूडान की कैपिटल है खारटोम, KHAR, खारटोम, TOUM। तो एक साथ इस स्पेलिंग को पढ़ना है आपने, खारटोम, KHAR, खार, TOUM, टोम, खारटोम। तो जो सदीक उल मेहदी है, जो सूडान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कोरोना की वजह से वो मर गए, डेथ हो गई उनकी, पास हो गए वो। और सूडान की जो कैपिटल है वो है खरतोम, KHARTOUM, खरतोम। तो ये 4 फैक्ट आपके हो गए। अब हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। 5th फैक्ट है हमारा, जो 5वां क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन है कि भाई जो फीफा की फाइनल लिस्ट है, फीफा की जो फाइनल लिस्ट है 2020 की, ठीक है, इसमें इंडिया की रैंकिंग 108 से, पहले 108 थी, अब वो हो गई है 104। तो इंडिया की रैंकिंग 104 हो गई है 108वीं पोजीशन से, ठीक है। तो फीफा फाइनल लिस्ट 2020 के तहत इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 104। अब हमें जानना है कि भाई ये फीफा क्या है। आपको सबको पता है फुटबॉल से रिलेटेड एक इंटरनेशनल लेवल पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे फीफा क्या है। दूसरा हम डिस्कस कर लेंगे कि फीफा की लिस्ट में इंडिया की रैंकिंग, तो फीफा की जो फाइनल लिस्ट है उसमें इंडिया की रैंकिंग 104 है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन है? क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं 3 लोग, उनको तो सब लोग जानना चाहते हैं ना। तो फीफा की फाइनल लिस्ट में इंडिया की रैंकिंग 104 है अभी। और देख लेते हैं अभी पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन है। तो फीफा की रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे है बेल्जियम, फर्स्ट पे है बेल्जियम, सेकंड पे है फ्रांस और थर्ड पे है ब्राजील। तो बेल्जियम, फ्रांस एंड ब्राजील ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे हैं। अब बात कर लेते हैं फीफा है क्या। तो पहले तो फीफा की फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए। फीफा की फुल फॉर्म क्या है? सबको ये तो पता है कि फुटबॉल से रिलेटेड एसोसिएशन है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन फीफा की फुल फॉर्म भी पता कर लेते हैं क्या है। तो एफ से है फेडरेशन, फेडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
फीफा की फुल फॉर्म हम जान रहे हैं, तो फीफा की फुल फॉर्म है, एफ से है फेडरेशन, फेडरेशन, आई से है इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल की स्पेलिंग देख लेना क्या क्या है, इंटरनेशनल, और ये इंटरनेशनल लिख के ई ओ लगा देता, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है। फिर है डी, डी ई डी, और ए से है एसोसिएशन, ठीक है। तो देखो फीफा की फुल फॉर्म क्या होगी, फेडरेशन इंटरनेशनल डी एसोसिएशन। ये एक एनपीयू है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे है ये, इंटरनेशनल लेवल पे ये एक एनपीयू है रिलेटिंग टू फुटबॉल। अब फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फीफा का जो हेडक्वार्टर है ये है ज्यूरिक में, स्विट्जरलैंड में। तो ज्यूरिक, JURICH, ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड, बहुत अच्छी जगह है स्विट्जरलैंड, ठीक है। किसी को अगर जाना हो स्विट्जरलैंड, अरे क्या हो गया, स्विट्जरलैंड, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और अभी फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं, तो ये प्रेसिडेंट अभी हैं, इनका नाम है गियानी, GIANNI, गियानी इन्फेंशियो, INFANTIO, ज्ञानी इन्फेंशियो। तो हेडक्वार्टर है फीफा का ज्यूरिक में, स्विट्जरलैंड में, और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेंशियो। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको पता है हेडक्वार्टर तो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, लेकिन इसकी जो फाउंडेशन हुई थी पेरिस में, फ्रांस में। ये याद रखना, हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, और इसकी जो फाउंडेशन हुई थी, फीफा की जो फाउंडेशन हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो फीफा की जो फाउंडेशन थी ये हुई थी पेरिस में, पेरिस में, फ्रांस के अंदर पेरिस में इसकी फाउंडेशन हुई थी, ठीक है। और फाउंडेशन कौन सी डेट को हुई थी, 21 मई 1904 में। तो जो फीफा है 21 मई 1904 में फाउंड हुआ था पेरिस में, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंशियो, ठीक है। इसकी फाइनल लिस्ट 2020 में इंडिया की रैंकिंग 104 है, बेल्जियम फर्स्ट नंबर पे है, फ्रांस सेकंड पे है, और ब्राजील थर्ड नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 आपके क्वेश्चन हो गए हैं, अब 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 6th क्वेश्चन है, सबने सुना होगा जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, ठीक है। सबने सुना होगा जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है, पुरी में है, उड़ीसा में। तो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, यानी उड़ीसा में। तो उड़ीसा में है जगन्नाथ टेम्पल, भगवान लॉर्ड विष्णु जी का टेम्पल है। यहाँ पे क्या हुआ है देखो, यहाँ पे एक फेस्टिवल बनाया गया है, नाग अर्जुना, नाग अर्जुना भेषा, भेषा फेस्टिवल। तो ये एक फेस्टिवल बनाया गया है, नाग अर्जुना भेषा फेस्टिवल, ठीक है। तो जगन्नाथ टेम्पल है जो पुरी में उड़ीसा में, वहां पे एक फेस्टिवल बनाया गया है, उस फेस्टिवल का नाम है नागार्जुना भेषा फेस्टिवल। भेषा का मतलब होता है वेशभूषा, यानी जब आप भगवान को कुछ वस्त्र अलग भेष में तैयार करते हो, ठीक है। तो अब इस नागार्जुना भेषा फेस्टिवल में क्या करते हैं, जो विष्णु जी हैं, यानी श्री कृष्ण जी हैं, लॉर्ड विष्णु जी, उनकी जो बहन भाई हैं,
जैसे माता सुभद्रा हैं और भगवान बलराम हैं, इनको वॉरियर की ड्रेस पहनाई जाती है। लड़ाई के लिए इनको तैयार किया जाता है, ड्रेस पहना के कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो ऑर्नामेंट से लड़ाई की ड्रेस पहनाई जाती है, यानी वॉरियर की तरह तैयार किया जाता है इनको इस फेस्टिवल में। ठीक है, क्या नाम है इस फेस्टिवल का? नागार्जुन भेषा फेस्टिवल। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी 27 नवंबर को ये बनाया गया है और ये ऑलमोस्ट 25-26 साल बाद बनाया गया है। यानी इसका मतलब लास्ट बार ये जब बनाया गया था तो कब बनाया गया था? ये ऑर्गेनाइज हुआ था लास्ट बार 16 नवंबर को 1994 में। तो 1994 के बाद अब सीधा अब 27 नवंबर 2020 में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जी को यानी विष्णु जी को, उनकी बहन सुभद्रा जी को और उनके भाई लॉर्ड बलराम जी को वॉरियर मतलब पता है ना, लड़ाई जो करते हैं, वॉरियर की ड्रेस पहनाई जाती है, उनकी तरह तैयार किया जाता है, इसलिए इसका नाम है नागार्जुन भेषा फेस्टिवल। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके 6th क्वेश्चन हो गए, अब 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब 7th क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर का नाम तो आपने सुना होगा सबने, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या है? अभी यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम भी सबको पता होगा, मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा जी हैं। अभी मैं एक बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड ही। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, और आपको पता है जो लद्दाख है ये भी यूनियन टेरिटरी है, और लद्दाख के जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आर के माथुर। आर के माथुर। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इनके मनोज सिन्हा, और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर के माथुर। अब मैं आपको जो फैक्ट बता रहा हूँ वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड फैक्ट है। जो मनोज सिन्हा जी हैं ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उस प्रोग्राम का नाम है यूथ लाइवलीहुड प्रोग्राम। यूथ लाइवलीहुड प्रोग्राम। तो यूथ लाइवलीहुड प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का नाम है मुमकिन, यानी हर चीज़ हम मुमकिन करके दिखा देंगे। ठीक है, हमारे हॉस्टलों में इतनी उड़ान है कि हम हर चीज़ मुमकिन कर देंगे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने यूथ लाइवलीहुड प्रोग्राम मुमकिन लॉन्च किया है, और इसमें उन्होंने जो यूथ हैं 22 से 35 साल के बीच में जो यूथ हैं इनको सब्सिडाइज्ड रेट पर बहुत सस्ते में, यानी मिनी कॉमर्शियल व्हीकल उपलब्ध कराए हैं। यानी इसका मतलब मिनी कॉमर्शियल व्हीकल्स उपलब्ध कराए हैं सब्सिडियरी रेट पे। यानी गवर्नमेंट ने, और जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है बस ट्रक वगैरह। तो अशोक लेलैंड ने और गवर्नमेंट ने मिलकर सब्सिडी रेट पे बड़े सस्ते में जो यूथ हैं उनको मिनी कमर्शियल व्हीकल्स उपलब्ध कराए हैं, ताकि वो उनको चलाकर उनसे काम करके अपने घर का
अपना लेवलीहुड, अपना गुजारा कर सकें, अपना एक अच्छी लाइफ जी सकें उसके लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट, तो 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब सेवंथ पॉइंट है कि भाई जो वेस्ट बंगाल है ना, सबने सुना है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के अंदर एक स्कीम है, हेल्थ स्कीम, जिसका नाम है स्वास्थ्य स्वास्थ्य साथी, ये स्कीम का नाम है। अब ये स्कीम लॉन्च नहीं हुई है, स्वास्थ्य साथी जो स्कीम है वो लॉन्च नहीं है, ये पहले से ही चली आ रही है स्वास्थ्य साथी स्कीम। ठीक है, ये कब लॉन्च हुई थी स्कीम? ये हुई थी 30 दिसंबर 2016 को। तो 30 दिसंबर 2016 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी, स्वास्थ्य साथी। ठीक है, अब इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया है। क्या किया है? एक्सपेंड किया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस स्वास्थ्य साथी स्कीम को और ज़्यादा एक्सपेंड किया है। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। और इस स्कीम के तहत क्या होता है, जो जितनी भी फैमिलीज हैं, हर फैमिली को एक बेसिक हेल्थ कवर मिलता है 5 लाख रुपए तक का। तो 5 लाख रुपए तक का हर फैमिली को एक बेसिक हेल्थ कवर मिलता है, बेसिक हेल्थ कवर मिलता है। ठीक है, तो क्या नाम है, स्वास्थ्य साथी स्कीम है। वेस्ट बंगाल ने इस स्कीम को 2016 दिसंबर में लॉन्च किया था और अभी 2020 में इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया है और बेसिक हेल्थ कवर मिलता है हर फैमिली को 5 लाख रुपए तक का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है, बहुत ज़्यादा, वी शुड अप्रिशिएट। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपके 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ अब 8वां क्वेश्चन आपको बात करते हैं। अब थोड़ी सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं आपको अब बता रहा हूं एक फैक्ट। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, तो जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, ठीक है, वहां पर लेह इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पे, इंडियन एयर फोर्स स्टेशन पर, तो जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, वहां पर ले इंडियन एयर फोर्स स्टेशन पर एक सोलर पावर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया गया है। सोलर पावर प्रोजेक्ट, तो सोलर पावर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, सेटअप किया गया है। कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख में, वहाँ पे जो ले इंडियन एयर फोर्स स्टेशन है, वहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट को सेटअप किया गया है। और इस सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है, इसका नाम है 1.5 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट। ठीक है, तो 1.5 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट को सेटअप किया गया है ले इंडियन एयर फोर्स स्टेशन पर। और अब इस प्लांट से क्या होगा, जो सनलाइट है हमारी, सनलाइट, इस सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, यानी हम लोग सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। इस
पावर प्लांट के हेल्प से, ठीक है। और ये लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट है, ये भी याद रखना है, ये लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट है, यानी इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट है ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये कंप्लीट होना था वैसे 31 मार्च 2021 को, यानी 2021 को ये कंप्लीट होना था, लेकिन 2021 से देखो कितना पहले, अभी 2020 चल रहा है, बताओ 2020 में यहाँ पे नवंबर के एंड में सरकार ने अभी इसको सेटअप भी कर दिया है, तो देख लो, यानी 31 मार्च 2021 में इसकी डेडलाइन थी, तब तक ये तैयार होना था, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है इतना हार्ड वर्क कर रही है कोरोना के टाइम में भी, कि अभी ये सेटअप हो चुका है। और इससे क्या बनाएंगे हम, सनलाइट से हम एनर्जी बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, ठीक है। तो अब आपके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सॉरी 8, एक मिनट, ये 7वां क्वेश्चन था या 8वां था, चलो एनीवेज देख लेना, काउंट कर लेना, ये 7th क्वेश्चन था या 8th का, मुझे याद नहीं, 7th या 8th में था, अभी पता लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो आता है वो आता है, ये 8th क्वेश्चन था, सॉरी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ 9th क्वेश्चन, ठीक है, ये 8th क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन बता रहा हूँ, 9th फैक्ट बता रहा हूँ। तो सुनो, हमारे इंडिया में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, आपको पता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हमारे इंडिया में, ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके अंडर एक डिपार्टमेंट आता है, उस डिपार्टमेंट का नाम है डीएसटी। डीएसटी की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, ठीक है। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो वुमेन है उनको एंकरेज किया जाएगा, और वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है साइंस की फील्ड में, वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है साइंस की फील्ड में, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो डीएसटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, एक पॉलिसी बनाई है जिसके तहत जो वुमेन्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा साइंस की फील्ड में, ठीक है। डीएसटी ने ये पाया था कि जो वुमेन्स हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाता साइंस की फील्ड में, और कई बार वुमेन जो होती हैं वो अपने फैमिली के लिए बीच में ही अपना कैरियर छोड़ के ड्रॉप आउट कर लेती हैं। तो वुमेन साइंस की फील्ड में मतलब वहाँ पे इक्वलिटी, कहीं ना कहीं इक्वलिटी की कमी नज़र आई थी, तो इसलिए अब डीएसटी ने एक पॉलिसी फॉर्म्स की हैं जिसकी तहत जो वुमेन है उनको बढ़ावा मिलेगा। और ये जो इंस्पिरेशन मिली है, ये जो कॉन्सेप्ट मिला है डीएसटी को पॉलिसी बनाने का, जिससे कि वुमेन की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाएगा साइंस की फील्ड में, ये कॉन्सेप्ट बोरो किया है एथना स्वान से, ATHENA, एथना स्वान ऑफ यूके। जो एथना स्वान ऑफ यूके है, ठीक है, ये एक प्रोग्राम है एथना स्वान ऑफ यूके, इससे हमने ये कॉन्सेप्ट बोरो किया, डीएसटी ने पॉलिसी बनाई है। अभी जो एथना स्वान ऑफ यूके है, ये भी क्या है, वुमेन को बढ़ावा देता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, ठीक है। एथना स्वान ऑफ यूके प्रोग्राम,
ये प्रोग्राम, ये जो एथना स्वान है यूके प्रोग्राम, ये भी वुमेन को बढ़ावा देता है साइंस की फील्ड में। और इसी से हमने कॉन्सेप्ट लेके डीएसटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पॉलिसी बनाई है और वुमेन की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने की बात की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। अब हम एक काम कर लेते हैं, ये जो एथना स्वान है इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। पता तो आपको लग गया, ये भी क्या करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वुमेन को बढ़ावा देता है। और बहुत सारे देश, सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के साथ साथ बहुत सारे देश एथना स्वैन को फॉलो कर रहे हैं, एथना स्वैन के कॉन्सेप्ट को। और एथना स्वैन की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट पेज पे। तो एथना स्वैन की फुल फॉर्म है SWAN। तो एस से हो गया साइंटिफिक, साइंटिफिक। W से हो गया वुमेन, A से हो गया एकेडमिक, और N से हो गया नेटवर्क। तो स्वान की फुल फॉर्म क्या होगी, साइंटिफिक वुमेन एकेडमिक नेटवर्क। ठीक है, 2005 में से ये एथना स्वान चल रहा है। तो 2005 से साइंटिफिक वुमेन एकेडमिक नेटवर्क है, यहीं से हमने कॉन्सेप्ट पूरा किया है। और जो डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने पॉलिसी बनाई है टू मेक श्योर दैट वुमेन पार्टिसिपेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड शुड इंक्रीज। ठीक है, और ये जो डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली के अंदर। और इसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो हुई थी मई 1971 में। ठीक है, और आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है, हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो क्या है। तो लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक हमने 10 के 10 क्वेश्चन आई थिंक हो गए हमारे। ठीक है, हमने सारे 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर, आज का जो जितने भी क्वेश्चन थे सब कवर हो गए हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये जो नंबरिंग है 1 2 3 4 जो नंबरिंग कर रहा था मैं, ये नंबरिंग थोड़ी सी गलत, 1 2 3 4 गलत हो गई। लेकिन हमने टोटल 10 कॉन्सेप्ट आज डिस्कस किए हैं करंट अफेयर्स 29 नवंबर से रिलेटेड। तो चेक कर लेना है, पर शुरू से आप तो वीडियो देख ही रहे हो तो आपको पता लग जाएगा। थोड़ी नंबरिंग में, मैथमेटिकल काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होगी। बाकी कॉन्सेप्ट हमने 10 ही डिस्कस किए हैं, 10 क्वेश्चन हमने 10 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल की बात कर ली, हमने नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे की बात कर ली, न्यू इंजीनियर इन चीफ की बात कर ली, फीफा लिस्ट में इंडिया की रैंक की बात कर ली, स्वास्थ्य साथी स्कीम की बात कर ली, यूथ लाइवलीहुड प्रोग्राम की बात कर ली, मुमकिन की, जो सूडान के प्राइम मिनिस्टर हैं सदीक उल मेहदी, वो कोरोना की वजह से मर गए, उनकी डेथ हो गई, उनकी बात कर ली। जो सोलर पावर प्रोजेक्ट, फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगा है लद्दाख लेह में, ये इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पे, उसकी बात कर ली हमने। नागार्जुना बेशा फेस्टिवल है जो भगवान विष्णु जी का, उनकी बात कर ली हमने। और हमने बात कर ली जो एथना स्वैन का कॉन्सेप्ट लेके जो डीएसटी है उसने वुमेन की पार्टिसिपेशन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में बढ़ाने की पॉलिसी बनाई है, सब हो गया। तो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर और भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर चीज़ के, मैथ्स के, जुडिशरी के, लॉ के, हर चीज़ के लेक्चर्स धीरे धीरे सीरीज़ में आना स्टार्ट हो रहे हैं। तो और करंट अफेयर्स तो इट इज़ स्टार्टेड। तो प्लीज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।